नमस्कार दोस्तों। क्लास 10th हिंदी में आप लोग हमेशा ये पूछते रहते हैं कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन से हैं, गद्य साहित्य पद्य साहित्य में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन से हैं, सब्जेक्ट्स में क्या क्या पढ़ें, कौन से क्वेश्चन पढ़ लें जिनसे हो सकता है इससे यहाँ से क्वेश्चन आ जाए। तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए होने वाली है, क्योंकि मैं आज आप लोगों के लिए 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ, जिसमें 20 बहुविकल्पी और 30 आपके सब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेंगे। सब्जेक्टिव क्वेश्चन ऐसे नहीं, काफ़ी इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, हर वर्ष के रिपीटेड क्वेश्चन है। और अच्छी बात यह है कि मैं सभी क्वेश्चनों के आंसर आप लोगों को यही करवाने वाला हूं। तो पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। नेताजी का चश्मा पाठ के लेखक कौन है? नेताजी के चश्मा के पाठ लेखक प्रेमचंद जी तो है नहीं। हरिशंकर परसाई सही है इसका, हरिशंकर परसाई नेताजी के चश्मा के लेखक हैं। और अब मैं बात करूं अगर मैं प्रेमचंद, तो प्रेमचंद देखो प्रेमचंद क्या है, प्रेमचंद जी सामाजिक यथार्थ के लेखक है, मतलब सामाजिक चीज़ें लिखते हैं। ठीक है, उसके साथ ही ये जो लिखते हैं गोदान गबन, इनकी रचना प्रसिद्ध रचयिता, मतलब प्रसिद्ध रचना कौन कौन सी है, तो गोदान हो जाएगी, इनकी गबन हो जाएगी। मैं हर वीडियोस में जिक्र करता रहता हूँ। और इनकी बहुत फेमस अगर मैं कहूँ कि एक कहानी, तो पूस की रात आप लोग पढ़िएगा, या आप लोगों ने पढ़ भी रखी होगी पूस की रात। ये बहुत महत्वपूर्ण, बहुत अच्छी कहानी है, पूस की रात जरूर पढ़िएगा। अब बात करते हैं हरिशंकर परसाई की। हरिशंकर परसाई इसका सही आंसर हो जाएगा। नेताजी का चश्मा हरिशंकर परसाई जी ने लिखा है। ठीक है, और जो ये है ये पाखंड पर तीखा व्यंग भी करते हैं, मतलब पाखंड वगैरह जितना भी है उस पर एक तीखा व्यंग करने की इनकी रचनाएं क्या है, पाखंड पर तीखा व्यंग करती हैं। इनकी रचनाओं में खासियत है। ठीक है, बात करें अगर मैं यहाँ पर सुभद्रा कुमारी चौहान जी की, तो सुभद्रा कुमारी चौहान जी ने जो है वीरताएं की कविता ज़्यादा लिखती हैं, व्यंग कथा नहीं लिखती, वीरता की कविताएं लिखती हैं, व्यंग ये नहीं लिखती। ठीक है, व्यंग ये नहीं लिखती। जैसे इनकी एक प्रसिद्ध कहानी मैं बताऊँ तो झांसी की रानी आप लोगों ने पढ़ी होगी। झांसी की रानी बहुत फेमस कवि है, मतलब कहानी कविता है, और इन्होंने ही लिखी है। ठीक है, इस चीज़ को याद रखना। रामधारी सिंह दिनकर जी के बारे में बात करें तो रामधारी सिंह दिनकर जो है, रामधारी सिंह दिनकर आप लोग जैसे रश्मि रथी आप लोगों ने पढ़ी होगी। रश्मि रथी के बाद आप लोगों ने कुरुक्षेत्र पढ़ा होगा, इन्हीं की है। ठीक है, कुरुक्षेत्र है, कुरुक्षेत्र भी इन्हीं की है। और इनकी अगर मैं बात करूँ तो ये वीर रस के कवि हैं। ठीक है, वीर रस की कविताएं हैं, जैसे सुभद्रा कुमारी चौहान जी वीर रस की कवित्री हैं, वैसे ही रामधारी सिंह दिनकर वीर रस की कविताएं लिखते थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है, बाल गोविंद भगत कहानी किसने लिखी है? तो बाल गोविंद भगत जो है, अगर मैं सिंपली आप लोगों से कहूँ तो फणीश्वर नाथ रेणु जी ने लिखी है। जयशंकर प्रसाद ने नहीं लिखी, क्योंकि जयशंकर प्रसाद के बारे में ऑलरेडी मैंने कृतियाँ आप लोगों को बता रखी हैं। इनकी जैसे आपने कामायनी पढ़ी होगी, कामायनी इन्हीं की रचना है। और यशपाल जी के बारे में अगर मैं बात करूँ तो यशपाल जी कहाँ जो है सामाजिक यथार्थ के हैं। इनकी एक प्रसिद्ध कहानी है झूठा सच। ठीक है, आप लोग पढ़िएगा, मैं पीडीएफ शायद टेलीग्राम पे पढ़ी हुई है मेरे चैनल में। झूठा सच पढ़िएगा, 4 से 5 पेजों की कहानी है, काफ़ी अच्छी कहानी है, पेपर देने के बाद पढ़िएगा, अभी नहीं। ठीक है, यशपाल के बारे में बताएं तो यशपाल जो है यशपाल प्रयोगवादी लेखक हैं। इनकी एक कहाँ प्रसिद्ध जीवनी है शेखर एक जीवनी, ये जीवनी ज़्यादा लिखते थे। ठीक है, इनकी कई प्रसिद्ध जीवनी है, शेखर एक जीवनी इनकी प्रसिद्ध उनमें से एक है। अज्ञेय के बारे में जानकारी दें तो अज्ञेय जो है, अज्ञेय ने बहुत ही काल्पनिक कथावाचक नहीं थे ये, और ये जो थे यात्रा वर्णन नहीं करते थे। ठीक है, इन अज्ञेय के बारे में अगर मैं सिंपली यहाँ पर बात करूँ तो शेखर एक जीवनी, हाँ शेखर एक जीवनी इनकी है, यशपाल जी की नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। साना साना हाथ जोड़ किस विधा की रचना है? साना साना हाथ जोड़ किस विधा की रचना है? कहानी है, संस्मरण है, निबंध है या नाटक है? तो साना साना हाथ जोड़ आप लोगों की जो है वह एक संस्मरण की कहानी, मतलब संस्मरण है। ठीक है, संस्मरण हो जाएगा, कहानी नहीं है, ना ही निबंध है और ना ही नाटक है। ठीक है, संस्मरण इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है लखनवी अंदाज पाठ के लेखक कौन है? भारतेंद्र हरिश्चंद्र, यशपाल, भगवती चरण वर्मा या हरिशंकर परसाई? तो लखनवी अंदाज जी के जो लेखक हैं वो आप लोगों के हो जाएंगे भगवती चरण वर्मा जी। ठीक है, भगवती चरण वर्मा ने लिखा है, और काफ़ी अच्छी कहानी है, क्योंकि इसमें लखनऊ के बारे में ज़्यादा जिक्र है। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप भी हाई स्कूल में है, 10th में है, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसी तरह की क्लासेस लगातार आप लोगों को डेली मिल रही हैं, और आप लोग देखते भी हैं, बट आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, जिससे मोटिवेशन नहीं मिलता है। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की। मनुष्यता कविता के कवि कौन है? मनुष्यता कविता के कवि कौन है? महादेवी वर्मा, मैथिली शरण गुप्त, निराला या दिनकर जी? तो मनुष्यता कविता के जो है वो है मैथिली शरण गुप्त जी। ठीक है, मैथिली शरण गुप्त इसके सही आंसर हो जाएंगे। महादेवी वर्मा के बारे में मैं बताऊं तो गिल्लू इनकी एक काफ़ी अच्छी कहानी है, गिल्लू आप लोग पढ़िएगा। दिनकर जी के बारे में बताऊं तो ये वीर रस के कवि हैं, मैंने जैसे अभी रामधारी सिंह दिनकर ऊपर थे। निराला जी जो है, निराला जी विद्रोही कवि हैं, और अलग काव्य शैली इनकी है। ठीक है, इस चीज़ को याद रखना।
आगे बढ़ते हैं। पर्वत प्रदेश में पावस कविता के कवि कौन है? पर्वत प्रदेश में पावस जो कविता है, पर्वत प्रदेश में पावस, वो सुमित्रानंदन जी पंत जी ने लिखी है। इसका सही आंसर होगा सुमित्रानंदन पंत जी। ठीक है, और यहाँ पे तीनों कवियों के बारे में मैंने ऑलरेडी आप लोगों को जानकारी दे दी है, तो इसके बारे में जानकारी अब देना नहीं, क्योंकि ऊपर इन्हीं के बारे में सारी चीज़ें लगभग बताई है मैंने। क्वेश्चन नंबर 7 है तोप कविता में तोप किसका प्रतीक है? जो तोप कविता है तो में तोप जो है प्रतीक है वो अत्याचार का प्रतीक है। ठीक है, तोप किसका प्रतीक है? अत्याचार का, क्योंकि शांति का तो तोप हो ही नहीं सकता है, स्वतंत्रता का भी तोप नहीं हो सकता, प्रकृति का भी तोप नहीं हो सकता, तो अत्याचार का प्रतीक तोप माना जाएगा। ठीक है, कबीर की सखिया में गुरु को क्या माना गया है? तो कबीर की सखिया में जो गुरु को माना गया है वो माना गया मार्गदर्शक। ठीक है, गुरु को क्या माना गया? मार्गदर्शक। मार्गदर्शक कहाँ से? ईश्वर तक पहुंचने का मार्गदर्शन जो करे वही मार्गदर्शक होता है। ठीक, अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, हरिहर काका कहानी का मुख्य विषय क्या है? तो हरिहर काका का जो कहानी का मुख्य विषय है वो है आप लोगों का जमीन और स्वार्थ। ठीक है, जमीन और स्वार्थ। क्वेश्चन नंबर 10 है आप लोगों का, डायरी का एक पन्ना किससे संबंधित है? मतलब डायरी का एक पन्ना बाढ़, अकाल, महामारी या युद्ध, तो किससे संबंधित है? डायरी का एक पन्ना जो है वो महामारी से संबंधित है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 है, आत्मश्राण कविता किस भाव पर आधारित है? आत्मश्राण कविता किस भाव पर आधारित है? तो आत्मश्राण कविता आप लोगों की आत्मबल पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 12 है, पतझड़ में टूटी पंक्तियां किसकी रचना है? पतझड़ में टूटी पंक्तियां किसकी रचना है? पतझड़ में टूटी पंक्तियां भगवती चरण वर्मा जी की रचना है। ठीक है, गे के बारे में मैंने जानकारी दे दी, हरशंकर परसाई जी के बारे में मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बता दिया है, प्रेमचंद के बारे में भी मैंने कुछ रचनाएं बता दी हैं। ठीक है, बाल गोविंद भगत किस प्रकार के कवि थे? तो बाल गोविंद भगत जो थे वो आप लोगों के वो थे त्यागी। कैसे कवि थे? त्यागी प्रवृत्ति के कवि थे। ठीक, किस प्रकार के कवि थे? त्यागी प्रकार के कवि थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर शायद हाँ सीधे 14 लग गया है। ठीक, 15 नंबर क्वेश्चन है, मनुष्यता कविता का मूल संदेश है। मनुष्यता कविता का मूल संदेश क्या है? शक्ति है, धन है, करुणा है, अहंकार है। तो मनुष्यता कविता है उसका मूल संदेश करुणा है। ठीक है, क्या है? करुणा। और इस चीज को याद रखना, अगर विकल्प गलत होता है तो पूरा नंबर कटेगा। ठीक है, इस चीज का याद रखना। इसलिए वैकल्पिक क्वेश्चन अगर आपके शुरुआत में 20 क्वेश्चन आपके सही हो गए तो फिर जो टीचर है उसके ऊपर अलग इंप्रेशन पड़ता है और फिर थोड़े बहुत कट पीट के भी नंबर दे देता है। नेताजी का चश्मा कहानी व्यंग है। नेताजी के चश्मा की कहानी का व्यंग क्या है? समाज पर, शिक्षा पर, राजनीति पर या परिवार पर? तो क्वेश्चन नंबर 16 का सही आंसर होगा राजनीति पर। मतलब कि ये नेताजी का चश्मा जो है कहानी एक राजनीति पर व्यंग है, काफी अच्छी कहानी है, पढ़िएगा कभी समय मिले तो। कन्यादान कविता में कन्यादान कविता किस भावना की रचना है? तो कन्यादान जो है आप लोगों की वो है मातृत्व की। ठीक है, मातृत्व की मतलब मातृत्व की भावना की धारणा के चित्रण है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 है, साना साना हाथ जोड़ यात्रा कहाँ की है? साना साना हाथ जोड़ जो यात्रा है आप लोगों की वह कहाँ की है? साना साना हाथ जोड़ यात्रा तिब्बत की है। ठीक है, तिब्बत की यात्रा पर आधारित है और तिब्बत की यात्रा के बारे में इसमें बताया गया है। ठीक है, लखनवी अंदाज पाठ में किस प्रवृत्ति पर व्यंग है? लखनवी अंदाज पाठ में किस प्रवृत्ति पर व्यंग है? तो लखनवी अंदाज में जो व्यंग है वो दिखावे पर है। ठीक, लखनऊ में मतलब लखनवी अंदाज में दिखावा बहुत है, उसी के ऊपर यह व्यंग है। ठीक है, तोप कविता के कवि कौन है? तो तोप कविता के जो कवि हैं वो हैं आप लोगों के नागार्जुन जी। ठीक है, नागार्जुन कवि जी हैं। और तोप कविता के बारे में मैंने बताया कि तोप कविता में क्या बताया गया है। ठीक है, अब यहाँ से आप लोगों के 30 क्वेश्चन शुरू होंगे। 30 क्वेश्चन जो होंगे प्रश्न उत्तर के साथ मैं दिया हूँ और बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ध्यान से सुनते हुए चलिएगा। नेताजी का चश्मा जो है कहानी का संदेश लिखिए, तो कहानी क्या है? या कहानी दिखावे, अंधभक्ति और खोखले आदर्शों पर व्यंग करती है। ठीक है, मतलब कहानी दिखावे, अंधभक्त और खोखले आदर्शों पर व्यंग करती है। क्वेश्चन नंबर 22 है, बाल गोविंद भगत का चरित्र चित्रण कीजिए। तो बाल गोविंद भगत मैंने यहाँ पे बहुत शॉर्ट आंसर लिखा है, आप लोगों को थोड़ा बड़ा करके लिखना है। बाल गोविंद भगत सरल, त्यागी, निर्लोभी और ईश्वर में आस्था रखने वाले व्यक्ति थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हरिहर काका कहानी का उद्देश्य क्या है? तो हरिहर काका कहानी का उद्देश्य समाज में स्वार्थ, लालच और पारिवारिक विघटन को दिखाना हरिहर काका कहानी का मुख्य उद्देश्य था। ठीक है, लखनवी अंदाज पाठ का सार लिखिए। तो लखनवी अंदाज इसमें बनावटी, तहजीब और दिखावे पर व्यंग किया गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 है, डायरी एक पन्ना पाठ का भाव स्पष्ट कीजिए। तो इसमें महामारी के समय मानव पीड़ा और संवेदना का चित्रण मतलब चित्रण किया गया है कि महामारी के समय जो मानव की पीड़ा होती है वो कैसी होती है, संवेदना कैसी होती है, ये सारी चीजें दर्शाई गई हैं। मनुष्यता व कविता का केंद्रीय भाव क्या है? तो मानव में करुणा, सहानुभूति और मानव धर्म का भाव ही मनुष्यता कविता का केंद्रीय भाव है। ठीक है,
पर्वत प्रदेश में पावस कविता की विशेषताएं लिखिए। तो पर्वत प्रदेश में पावस कविता की विशेषता है प्रकट चित्रण, सौंदर्य और मानवीकरण। ठीक है, प्रकट चित्रण, सौंदर्य और मानवीकरण इसका चरित्र चित्रण होगा। कबीर की सखियों का महत्व बताइए। तो सखियां जीवन, सत्य, भक्ति और सदाचार का संदेश देती हैं। तोप कविता का प्रतीकार्थ समझाइए। तो तोप समानती, अत्याचार और सत्ता के अहंकार का प्रतीक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद का भावार्थ लिखिए। तो राम लक्ष्मण परशुराम, इसमें वीरता, मर्यादा और अहंकार का टकराव दिखाया गया है। ये इसका मतलब कि संवाद का भावार्थ है, क्योंकि इसमें दोनों ही राम थे, दोनों वीर थे, दोनों मर्यादा में थे, दोनों के अंदर अहंकार, देखो राम के अंदर अहंकार नहीं था, लेकिन परशुराम के अंदर अहंकार या फिर कहो कि शक्ति का ज्ञान था, और टकराव भी उसमें लक्ष्मण का दिखाया गया है। आत्मत्राण कविता में हमें क्या सिखाती है? तो विपरीत परिस्थितियों में भी आत्मबल बनाए रखना चाहिए। आप हार रहे हैं फिर भी आपका आत्मबल बना रहना चाहिए। ठीक है, कन्यादान कविता का भाव स्पष्ट कीजिए। तो माँ की पीड़ा, चिंता और नारी स्वतंत्रता की भावना ही कन्यादान की प्रमुख भाव है। और जब आप ये पढ़िएगा तो अच्छे से पढ़िएगा, काफ़ी अच्छी कविताएं हैं इसमें। पतझड़ में टूटी पत्तियां का संदेश क्या है? जीवन में परिवर्तन और संघर्ष की सच्चाई ही पतझड़ में टूटी पंक्तियों का संदेश है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34 है हमारा, साना साना हाथ जोड़ पाठ का उद्देश्य क्या है? तिब्बत की संस्कृत और मानवीय संवेदना का परिचय। अभी ये क्वेश्चन भी मैंने वैकल्पिक में रखा है। जो साना साना हाथ जोड़े वो किसकी यात्रा पर आधारित है? तो वह तिब्बत की यात्रा पर आश्रित है, मैंने बताया भी था उसमें। ठीक है, गद्य साहित्य का अर्थ लिखिए। तो गद्य साहित्य का अर्थ है जो साहित्य पद रूप में न होकर सामान्य भाषा में, उसे गद्य साहित्य कहते हैं, गद्य कहते हैं। ठीक है, पद्य साहित्य किसे कहते हैं? जो रस, छंद, लय, भावयुक्त कविताएं हो उन्हें पद्य साहित्य कहते हैं। कहानी की विशेषता क्या होती है? कथानक, पात्र, संवाद, उद्देश्य, ये 4 विशेषताएं हैं इनकी। कथानक होंगी, पात्र होगा, इनमें कोई संवाद होगा या उद्देश्य होगा। कहानी की विशेषता यही होती है। ठीक है, कविता की उद्देश्य क्या है? भावों की सुंदर और प्रभावी अभिव्यक्ति कविता की विशेष होती है, कविता का उद्देश्य होता है। कबीर किस काल के कवि थे? तो निर्गुण भक्ति काल के कवि कबीर थे। ठीक है, रामचरितमानस के रचयिता कौन है? गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस के रचयिता हैं। दिनकर किस रस के कवि माने जाते हैं? तो दिनकर वीर रस के कवि माने जाते हैं। अभी ऊपर एक विकल्प भी था, रामधारी सिंह दिनकर का संबंध, तो मैंने बताया था कि वो वीर रस की कविताएं ज्यादा लिखते थे। ठीक है, महाधर्मी वहाँ देवी वर्मा किस काव्यधारा की कवित्री हैं? तो वो छायावाद काव्यधारा की कवित्री हैं, क्योंकि ये मार्मिक स्पर्शी कहानियां लिखती थी। ठीक है, मार्मिक कहानियां लिखती थी। आगे बढ़ते हैं, कथा साहित्य के प्रमुख रूप लिखिए। तो कथा साहित्य का प्रमुख रूप क्या? कहानी, उपन्यास। कथा साहित्य के 2 प्रमुख रूप होते हैं, कहानी और उपन्यास। ठीक है, कविता में अलंकार का क्या महत्व है? तो कविता में भाषा को सुंदर और प्रभावी बनाना ही कविता में अलंकार का महत्व है। हरिहर काका का अंत क्या संदेश देता है? तो हरिहर काका का अंत स्वार्थ मनुष्य को अकेला कर देता है, यही संदेश देता है। ठीक है, नेताजी का चश्मा शीर्षक की सार्थकता लिखिए। तो चश्मा झूठे आदर्शों का प्रतीक है। ठीक है, कबीर के 2 प्रमुख गुण बताए। तो कबीर जो निर्भीकता और सत्यवादिता पर आधारित थे। कबीर सही कविताएं, मतलब कि जो कहते थे निर्भीक होकर कहते थे। प्रकट चित्रण का क्या अर्थ है? प्रकट के सौंदर्य का वर्णन। देखो, प्रकट चित्रण कभी भी प्रकट का सौंदर्य हो या प्रकट में कुछ ऐसी घटनाएं हैं जो कि सौंदर्य से परे हैं, उनका भी अगर चित्रण आप करते हैं तो वो भी प्रकट के चित्रण के अंतर्गत ही आएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 50 और हमारा अंतिम क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य का उद्देश्य क्या है? समाज को दिशा देना, मानवीय मूल्यों की स्थापना ही हिंदी साहित्य का मुख्य उद्देश्य है। नई दिशा या सही दिशा भी आप कर सकते हैं। ठीक है, यथार्थ दिशा भी कर सकते हैं। सही, सत्यता की जांच, सत्यता की मतलब सत्यता का परिचय भी कराना, ये सब प्रकार हिंदी साहित्य का उद्देश्य होता है। तो आशा है, उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। पूरे 50 क्वेश्चन मैंने आप लोगों को कराए, और सबसे अच्छी बात कि मैंने 4 विकल्प के साथ 1 सही और 3 क्यों गलत है ये भी बताया है। ठीक है, तो आशा है कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं किसी और टॉपिक, किसी और वीडियो के साथ। और हाँ, आप लोग कमेंट कर दीजिए कि नेक्स्ट वीडियो आप लोगों को किस टॉपिक पर चाहिए। धन्यवाद।